हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 1 मई तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। साथ ही गाइस, इस सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स PDF, वीकली PDF, मंथली PDF और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस PDF चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 ईयर मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें, इस 1 ईयर मेंबरशिप प्लान के तहत जितना भी हमारा PDF कंटेंट है वो हम आपको प्रोवाइड कराते हैं 1 साल तक, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसके लिए चाहे तो आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन भी कर सकते हैं। कोई भी आपका एग्जाम हो, बैंकिंग, SSC, रेलवे या फिर स्टेट PCS, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए हमारा PDF कंटेंट काफ़ी यूज़फुल है। कोई भी अगर आपका डाउट है हमारे इस PDF कोर्स से संबंधित तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। सबसे पहले आज का क्वेश्चन देख लेते हैं। इसका आंसर आपको अभी कमेंट बॉक्स में करना है। इन विच ईयर द रेलवे बजट वाज मर्ज्ड विद द यूनियन बजट? किस वर्ष रेलवे बजट को केंद्रीय बजट में विलय कर दिया गया था? ऑप्शंस हैं 2015, 2017, 2005 या फिर 2021। तो जल्दी से आंसर कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। और इसी तरह के क्वेश्चन यदि आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा को टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन कर लीजिए। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। डेली आपको वहाँ पर स्टैटिक और करंट से संबंधित क्विज मिल जाते हैं। Heavyweight boxer Kaur Singh passed away recently. Which of the following statements is not true about him? हैवीवेट मुक्केबाज कौर सिंह का हाल ही में निधन हो गया। निम्नलिखित में से कौन सा कथन उनके बारे में सत्य नहीं है? तो कथन क्या है? ही पार्टिसिपेटेड इन द 1988 ओलंपिक्स। ही टुक ऑन द लेजेंडरी मोहम्मद अली इन 1980। ही इज़ द लोन होम बॉक्सर टू लैंड गोल्ड एट द 1982 न्यू दिल्ली एशियन गेम्स। ही वॉज द फर्स्ट फ्रॉम द सिख रेजिमेंट टू रिसीव द अर्जुना अवार्ड एंड पद्मश्री। तो इसमें सही आंसर है ऑप्शन ए, ही पार्टिसिपेटेड इन द 1988 ओलंपिक्स। मतलब आंसर तो हमारा ऑप्शन ए है, लेकिन ये स्टेटमेंट गलत है इनके बारे में। क्यों, जानेंगे। देखिए, हैवीवेट बॉक्सर कौर सिंह, इन्होंने 1982 न्यू दिल्ली एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीता था। और जो मोहम्मद अली बॉक्सर रहे हैं, 1980 में उनके साथ भी इनकी एक बाउट हुई थी। तो इनका हाल ही में 74 की एज में निधन हो गया है। आपको बता दें, संगरूर पंजाब से बिलोंग करते हैं और इंडियन आर्मी की सिख रेजिमेंट में भी ये रहे हैं। अच्छा, ये फर्स्ट पर्सन रहे सिख रेजिमेंट से जिन्होंने अर्जुन अवार्ड प्राप्त किया और पद्मश्री भी इन्हें जो है दिया गया। 1984 लॉस एंजलिस ओलंपिक्स में भी इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। जबकि हमने क्वेश्चन में क्या लिखा? ही पार्टिसिपेटेड इन द 1988 ओलंपिक्स। तो इसलिए हमारा जो स्टेटमेंट है ये गलत है। सही स्टेटमेंट क्या है? 1984 लॉस एंजलिस ओलंपिक्स में इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। द यूनियन कैबिनेट हैज़ अप्रूव्ड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ हाउ मेनी न्यू नर्सिंग कॉलेजेस इन द कंट्री? केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश में कितने नए नर्सिंग कॉलेजों की स्थापना को मंजूरी दी है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन सी है, 157। देखिए, यूनियन कैबिनेट ने हाल ही में नेशनल मेडिकल डिवाइसेस पॉलिसी 2023 को अप्रूव कर दिया है, जिसका मकसद है भारत का जो हैवी इंपोर्ट डिपेंडेंस है मेडिकल डिवाइसेस सेक्टर के लिए, उसको रिड्यूस करना। फ़िलहाल जो मेडिकल डिवाइसेस आती हैं 75 to 80% हम उनको इंपोर्ट करते हैं, तो उसी को हमें रिड्यूस करना है। साथ ही कैबिनेट ने 157 नर्सिंग कॉलेजेस को अप्रूव कर दिया है, जो कि देश भर में बनाए जाएंगे 1570 करोड़ रुपए की लागत से। आपको जानना चाहिए, गवर्नमेंट के डेटा के अनुसार भारत में जो मेडिकल डिवाइसेस का मार्केट है ये 11 बिलियन US डॉलर का है। 2020 तक की अगर हम बात करें, ग्लोबल मार्केट का 1.5% है। इस तरह के डेटा भी पूछ ले जाते हैं एग्जाम में। साथ ही आपको जानना चाहिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने PLI स्कीम भी शुरू की है मेडिकल डिवाइसेस के लिए, और 4 मेडिकल डिवाइस पार्क्स भी बनाए जा रहे हैं हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु एंड उत्तर प्रदेश में। ये स्टेट याद रखिएगा। जब बात हुई है PLI स्कीम की, तो आप जानते हैं प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम इसका नाम है। 2020 में लॉन्च किया गया था। फिलहाल 13 सेक्टर्स में ये इम्प्लीमेंट की जा चुकी है। तो जो भी कंपनीज लोकली मैन्युफैक्चर करते हैं उनको इंसेंटिवाइज किया जाता है।
हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरपर्सन ऑफ लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। भारतीय जीवन बीमा निगम के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा, सिद्धार्थ मोहंती। देखिए, गवर्नमेंट ने सिद्धार्थ मोहंती को लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का चेयरपर्सन नियुक्त किया है 29 जून 2024 तक। इसके बाद ये जून 2025 तक LIC के CEO एंड MD के तौर पर कार्यरत रहेंगे। तो जून 2025 में इनका सुपर एनुएशन हो जाएगा, रिटायरमेंट इनका हो जाएगा। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू MD एंड CEO ऑफ बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा के नए MD और CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा, देवदत्त चंद। देखिए, अपॉइंटमेंट्स कमिटी ऑफ द कैबिनेट, इन्होंने 2 बैंकों के MD एंड CEO अपॉइंट को मंजूरी दी है 3 साल के लिए। पहले तो है देवदत्त चंद, ये MD एंड CEO बनाए गए हैं बैंक ऑफ बड़ौदा के। दूसरे हैं रजनीश कर्नाटक, ये बैंक ऑफ इंडिया के MD एंड CEO बनाए गए हैं। दोनों का ही कार्यकाल 3 साल तक रहने वाला है। तो जो देवदत्त चंद है, इनका कार्यकाल 1 जुलाई 2023 से शुरू होगा और संजीव चड्ढा इससे पहले इस बैंक के MD एंड CEO रहे, अभी भी हैं, 30 जून तक रहेंगे। 30 जून को इनका रिटायरमेंट है, तो इन्हें ही रिप्लेस करेंगे ये। अच्छा, अगर अब बात करते हैं हम बैंक ऑफ इंडिया की, तो MD एंड CEO बनाए गए हैं रजनीश कर्नाटक। ये किसको रिप्लेस कर रहे हैं? AK दास को, जिनका कि 3 साल का टेन्योर खत्म हो चुका है जनवरी 2023 में। What is the recent partnership between NPCI International Payments and PPRO about? NPCI International Payments और PPRO के बीच हुई हाल ही या साझेदारी किस संबंध में है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर ऑप्शन ए है, टू फैसिलिटेट ग्लोबल ई-कॉमर्स पेमेंट्स थ्रू UPI। देखिए, NPCI इंटरनेशनल पेमेंट्स जो कि होली ओन्ड सब्सिडरी है नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की, NPCI की, इसने हाल ही में पार्टनरशिप की है डिजिटल पेमेंट्स इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर PPRO। ठीक है, साइमन ब्लैक इसके CEO हैं और ये पार्टनरशिप किस लिए हुई है? ग्लोबली ई-कॉमर्स पेमेंट की जा सके UPI के थ्रू। तो एग्रीमेंट का मकसद क्या है? एक्सटेंडिंग रुपे कार्ड एंड UPI एक्सेप्टेंस अक्रॉस ग्लोबल क्लाइंट्स सच एज पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर्स एंड ग्लोबल मर्चेंट एक्वायरर्स। Consumer can shop online worldwide and make cross-border purchases in rupees safely using UPI। तो UPI को यूज़ करके आप रुपीज़ में क्रॉस बॉर्डर परचेज कर सकते हैं। PPRO आपको बता दें लंदन बेस्ड फिनटेक कंपनी है और डिजिटल पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर ये प्रोवाइड कराती है बिजनेसेस को, बैंक्स को। बात करते हैं UPI की, 2016 में लॉन्च हुआ था और 325 मिलियन एक्टिव यूज़र्स हैं। और आपको बता दें जो डोमेस्टिक पेमेंट्स है 60% जो इसकी प्रोसेसिंग है डोमेस्टिक पेमेंट्स में होती है 60% और 40% इंस्टेंट पेमेंट्स प्रोसेस्ड होती हैं ग्लोबली। मार्च 2023 में ही UPI के थ्रू 8.7 बिलियन ट्रांजैक्शंस हुई है, जो कि इसके लॉन्च से अब तक हाईएस्ट है, ये याद रखिएगा। 1 मई को किस रूप में मनाया जाता है? May 1 इज सेलिब्रेटेड एज व्हाट? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन डी है, ऑल ऑफ द अबव, यानी कि गुजरात डे, महाराष्ट्र डे, इंटरनेशनल लेबर डे। देखिए, इंटरनेशनल लेबर डे ये 1 मई को मनाया जाता है। सबसे पहले 14 जुलाई 1889 को इंटरनेशनल कांग्रेस ऑफ सोशलिस्ट पार्टीज इन यूरोप द्वारा इसे अनाउंस किया गया था और 1 मई 1890 को इसको रिकॉग्नाइज किया गया। फर्स्ट लेबर डे भारत में चेन्नई में सेलिब्रेट किया गया 1923 में हिंदुस्तान लेबर किसान पार्टी के द्वारा। आपको ये भी जानना चाहिए कि 1 मई को ही गुजरात और महाराष्ट्र अपना इस्टेब्लिशमेंट डे भी मनाते हैं, क्योंकि 1 मई 1960 को ही जो बॉम्बे स्टेट रहा इसको लिंग्विस्टिक बेसिस पर 2 स्टेट्स में सेग्रीगेट कर दिया गया, एक बना महाराष्ट्र और दूसरा बना गुजरात। When is the इंटरनेशनल जैज़ डे सेलिब्रेटेड? अंतर्राष्ट्रीय जैज़ दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन डी है, अप्रैल 30। देखिए, नवंबर 2011 में यूनेस्को जनरल कॉन्फ्रेंस ने 30 अप्रैल को इंटरनेशनल जैज़ डे मनाने का ऐलान किया और ये आइडिया आया कहाँ से? तो जैज़ पायनिस्ट एंड यूनेस्को गुडविल एम्बेसडर हेर्बी हैनकॉक द्वारा ये आइडिया दिया गया था। आपको साथ ही ये भी जानना चाहिए आयुष्मान भारत दिवस ये 30 अप्रैल को मनाया जाता है। जैसे कि नाम से पता चल रहा है, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना स्कीम
को लॉन्च करने के उपलक्ष्य में इसे मनाया जाता है। 2018 में स्कीम लॉन्च की गई थी। दूसरा है वर्ल्ड वेटरनरी डे। ये एक एनुअल इवेंट है जो कि अप्रैल के लास्ट सैटरडे को सेलिब्रेट किया जाता है। इस बार 29 अप्रैल को किया गया और थीम रहा प्रमोटिंग डाइवर्सिटी, इक्विटी एंड इंक्लूसिवनेस इन द वेटरनरी प्रोफेशन। हु वॉज ऑनर्ड विद द बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड एट द फिल्म फेयर अवार्ड्स 2023। फिल्म फेयर अवार्ड्स 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन ए है, आलिया भट्ट। देखिए 68 हंड्राई फिल्म फेयर अवार्ड्स 2023 ये जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर मुंबई में संपन्न हुआ है और आलिया भट्ट इसमें बेस्ट एक्टर इन अ लीडिंग रोल फीमेल अवार्ड के लिए चुनी गई हैं। संजय लीला बंसाली की जो फिल्म रही गंगूबाई कातियावाड़ी, इसके लिए इसमें इन्होंने लीड रोल किया है। इस मूवी ने बेस्ट फिल्म का अवार्ड भी जीता है और बेस्ट डायरेक्टर संजय लीला बंसाली को भी मिला है इसी मूवी के लिए। बाकी अगर हम कुछ विनर्स देखें तो बेस्ट फिल्म मैंने आपको बताया गंगूबाई, बेस्ट फिल्म क्रिटिक्स बधाई दो, बेस्ट एक्टर इन अ लीडिंग रोल मेल राजकुमार राव फॉर बधाई दो, बेस्ट एक्टर इन अ लीडिंग रोल फीमेल आलिया भट्ट, बेस्ट एक्टर क्रिटिक्स संजय मिश्रा फॉर वध। बाकी ये अवार्ड्स आप देख सकते हैं, इनमें सब नहीं पढ़ना है पर मुझे तो प्रोवाइड कराने थे क्योंकि पूरी लिस्ट देनी है, तो आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। वैसे मैंने रेड कर दिया है हाईलाइट जो इम्पोर्टेंट है। देखिए बेस्ट डायरेक्टर संजय लीला बंसाली मैंने बताया, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्रेम चोपड़ा, बेस्ट म्यूजिक एल्बम प्रीतम द्वारा दी गई, बेस्ट लिरिक्स प्लेबैक सिंगर मेल फीमेल, और बेस्ट सिनेमाटोग्राफी भी पूछ लेते हैं एग्ज़ाम में सुदीप चटर्जी। तो इन्हें आप एक दो बार देखेंगे आपको आइडिया हो जाएगा, ये सब नहीं देखना है। बेस्ट साउंड डिज़ाइन बैकग्राउंड स्कोर ये सब। हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल्ड अ रिसर्जेंट नॉर्थ ईस्ट नैरेटिव्स ऑफ चेंज। अ रिसर्जेंट नॉर्थ ईस्ट नैरेटिव्स ऑफ चेंज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? सही आंसर यहाँ ऑप्शन बी रहेगा, आशीष कुंद्रा। देखिए ऑथर आईएएस ऑफिसर एंड सीनियर ब्यूरोक्रेट आशीष कुंद्रा। इनकी नई बुक आई है नॉर्थ ईस्ट इंडिया और इसके पीपल से संबंधित है। बुक का नाम है रिसर्जेंट नॉर्थ ईस्ट नैरेटिव्स ऑफ चेंज। कुछ और बुक्स देख लेते हैं जो न्यूज़ में रही। जयदीप मुखर्जी जो कि एक जाने माने टेनिस प्लेयर रहे हैं, इन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी लॉन्च की जिसका टाइटल है क्रॉस कोड। ये भी पूछी जा सकती है एग्जाम में। अमिताभ घोष आप सभी जानते हैं, एक बहुत बड़ा नाम है बुक्स इंडस्ट्री में और काफ़ी बड़े ऑथर हैं, तो इनकी जब बुक आती है तो एग्ज़ाम में पूछी जाती है। अमिताभ घोष हो गए और आपके दो तीन और ऑथर हैं जैसे शशि थरूर हो गए, इनकी भी पूछ लेते हैं, है ना। और जुम्पी लहरी है, उनका भी पूछ लेते हैं। तो देखिए स्मोक एंड एशेस राइटर्स जर्नी थ्रू ओपियम्स हिडन हिस्ट्रीज, तो ये बुक इनकी हाल ही में रिलीज़ होने वाली है। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी, इन्होंने एक बुक लॉन्च की है सौराष्ट्र तमिल संगम प्रशस्ति। इसको ऑथर किया है सोमनाथ संस्कृत यूनिवर्सिटी के द्वारा। यूनियन मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस एंड कॉर्पोरेट अफेयर्स निर्मला सीतारमन, इन्होंने एक बुक लॉन्च की है रिफ्लेक्शंस। इसको ऑथर किया है नारायणन वागुल ने। पीएम नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड हाउ मेनी एफएम ट्रांसमीटर्स टू बूस्ट रेडियो कनेक्टिविटी इन द कंट्री। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में रेडियो कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए कितने एफएम ट्रांसमीटरों का उद्घाटन किया है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन डी है 91। देखिए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 91 एफएम ट्रांसमीटर्स को इनोग्रेट किया है ताकि देश में रेडियो कनेक्टिविटी बढ़ सके। तो 100 वाट ट्रांसमीटर्स हैं, इनको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू इनोग्रेट किया गया है। 18 स्टेट्स एंड 2 यूनियन टेरिटरीज में 84 डिस्ट्रिक्ट में इनको इंस्टॉल किया गया है। विद विच कंट्री डिड इंडिया साइन न्यू वर्क प्लान ऑन क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर। भारत ने किस देश के साथ गुणवत्ता अवसंरचना पर नई कार्य योजना पर हस्ताक्षर किए हैं? सही आंसर ऑप्शन सी है, जर्मनी। देखिए डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स इंडिया एंड जर्मन फेडरल मिनिस्ट्री फॉर इकोनॉमिक अफेयर्स एंड क्लाइमेट एक्शन, इन्होंने हाल ही में 9th एनुअल मीटिंग ऑफ द इंडो जर्मन वर्किंग ग्रुप ऑन क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर के दौरान वर्क प्लान फॉर 2023 को साइन किया है बर्लिन जर्मनी में। और आपको बता दें इस साल ये जो एनुअल मीटिंग है ये वाली, इसकी 10th एनिवर्सरी रही है। ये जो वर्किंग ग्रुप है ना क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर का, इसकी 10th एनिवर्सरी रही है। अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ इंडिया द 19th काउंसिल मीटिंग ऑफ द शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन इंटरबैंक कंसोर्टियम वॉज हेल्ड इन विच स्टेट।
भारत की अध्यक्षता में संघाई सहयोग संगठन इंटरबैंक कंसोर्टियम की 19वीं परिषद की बैठक किस राज्य में आयोजित की गई? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर ऑप्शन ए है गोवा। देखिए, अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ इंडिया 19th काउंसिल मीटिंग ऑफ संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन इंटरबैंक कंसोर्टियम SCO IBC ये गोवा में संपन्न हुई है। तो इसमें जो कजाकिस्तान है, चाइना है और किर्गिस्तान है, रशिया है, पाकिस्तान है, ताजिकिस्तान है, उज्बेकिस्तान है, इन सभी देशों के जो बैंक्स हैं उनके जो हेड हैं उन्होंने पार्टिसिपेट किया है। साथ ही ये भी प्रपोज किया गया है कि जो SCO IBC चेयर है 2023-24 के लिए डेवलपमेंट बैंक ऑफ कजाकिस्तान रहेगा। As of 31st March 2023, how many people were enrolled in the अटल पेंशन योजना? 31 मार्च 2023 तक कितने लोगों को अटल पेंशन योजना में नामांकित किया गया? सही आंसर ऑप्शन सी है 5.20 करोड़। तो देखिए, डाटा तो मार्च का है, पर ये जो रिपोर्ट जारी की गई ये भी की गई है अप्रैल के लास्ट वीक में। तो देखिए, जो टोटल एनरोलमेंट्स हैं अटल पेंशन योजना के तहत ये 5.20 करोड़ से ज़्यादा हो गए हैं अगर हम 31 मार्च 2023 तक की बात करें। अटल पेंशन योजना को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी द्वारा कोलकाता में 9 मई 2015 को लॉन्च किया गया था। इस स्कीम में अगर हम बात करें एनरोलमेंट की तो फिस्कल ईयर 2022-23 में 1.19 करोड़ न्यू सब्सक्राइबर्स ऐड किए गए हैं, जबकि लास्ट फाइनेंशियल ईयर में 99 लाख सब्सक्राइबर्स ऐड किए गए थे। तो 20% की ग्रोथ देखी गई है। अच्छा, इस स्कीम में जो टोटल एसेट्स अंडर मैनेजमेंट है ये 27,200 करोड़ रुपए से ज़्यादा का है और इस स्कीम के थ्रू 8.69% का इन्वेस्टमेंट रिटर्न भी जनरेट किया जा चुका है जब से स्कीम चालू हुई है। आप जानते हैं इस स्कीम के तहत जो भी सब्सक्राइबर है वो एक लाइफ लॉन्ग मिनिमम गारंटीड पेंशन प्राप्त करता है 1,000 से 5,000 पर मंथ के बीच में 60 साल की उम्र से ही शुरू हो जाती है। उसके कंट्रीब्यूशन के हिसाब से रहता है कि कितना पैसा उसको मिलेगा। यदि उस पर्सन की डेथ हो जाती है तो जो स्पाउस है उसको प्राप्त होता है पैसा। यदि दोनों की डेथ हो जाती है तो नॉमिनी को जो पूरा फंड है वो प्रोवाइड कर दिया जाता है। By what percentage did the index of 8 core industries increase in March 2023 compared to March 2022? मार्च 2022 की तुलना में मार्च 2023 में 8 कोर उद्योगों के सूचकांक में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? ऑप्शंस आपके सामने। सही आंसर ऑप्शन ए है 3.6%। देखिए, कंबाइंड इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज ये 3.6% से इंक्रीज हुआ है मार्च 2023 की अगर हम बात करें। ठीक है, ये प्रोविजनल है, प्रोविजनल डेटा है ये। देखिए, ICI की हम बात करें इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज़ की, तो इसमें जो 8 कोर इंडस्ट्रीज़ है ना, कोल, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, रिफाइनरी प्रोडक्ट्स, फर्टिलाइजर्स, स्टील, सीमेंट एंड इलेक्ट्रिसिटी, तो इनका कंबाइंड परफॉर्मेंस क्या रहा है और इंडिविजुअल परफॉर्मेंस क्या रहा है ना, वो देखते हैं प्रोडक्शन के हिसाब से। और जो इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है IIP, इसके तहत जितने भी आइटम्स इंक्लूड किए गए हैं तो इनमें इन 8 कोर इंडस्ट्रीज़ का 40.27% वेटेज रहता है। अच्छा, अब अगर हम इन 8 कोर इंडस्ट्रीज़ की बात करें तो सबसे ज़्यादा वेटेज किसका रहता है ये देख लेते हैं। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर देखेंगे तो रिफाइनरी प्रोडक्ट्स का सबसे ज़्यादा वेटेज है, फिर इलेक्ट्रिसिटी, स्टील, कोल, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, सीमेंट एंड फर्टिलाइजर्स। ये काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट मैंने आपको बताया है, इसे याद रखिएगा। एग्जाम में पूछ लेते हैं, कोई भी एग्जाम हो, कि 8 कोर इंडस्ट्रीज़ में सबसे ज़्यादा वेटेज किसका है, तो रिफाइनरी प्रोडक्ट्स का है 28.04%। अच्छा, देखिए, दिसंबर 2022 की भी पहले प्रोविजनल हमने पढ़ी थी, लेकिन अब जो रिवाइज्ड आंकड़े भी आ गए हैं तो फाइनल ग्रोथ रेट जो रही है इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज़ फॉर दिसंबर 2022 ये 8.3% की गई है ना। पहले प्रोविजनल कितनी बताई गई थी? 7.4%। तो ये भी अभी जो हमने ऊपर पढ़ा ना, ये प्रोविजनल है, तो ये भी रिवाइज की जाएगी या क्या पता इतना ही रहे। ठीक है, 2022-23 में जो ये रही है आपकी ग्रोथ रही है 7.6% रही है इन 8 कोर इंडस्ट्रीज़ की। व्हाट इज़ द ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स CPI-IW फॉर मार्च 2023? मार्च 2023 के लिए औद्योगिक श्रमिकों के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक क्या है? ऑप्शंस आपके सामने। सही आंसर ऑप्शन सी है 133.3।
देखिए लेबर ब्यूरो जो कि मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट में एक अटैच्ड ऑफिस है, ये हर महीने जो हमारे यहाँ 88 इंडस्ट्रियल इम्पोर्टेंट सेंटर्स हैं उनके 317 मार्केट्स के थ्रू डिटेल प्राइसेस को कलेक्ट करके कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स इसको कंपाइल करता है। ठीक है, हर महीने कंपाइल करता है, लेकिन इसको रिलीज़ कब करता है? अगले महीने के लास्ट वर्किंग डे पर। अब देखिए जैसे हम ये मार्च का पढ़ रहे हैं ना, तो ये रिलीज़ कब करेंगे इसका डेटा? मार्च का अप्रैल के लास्ट वर्किंग डे को, यानी कि 30 अप्रैल को ही किया गया। ठीक है, तो 88 सेंटर्स से कंपाइल किया जाता है, 88 सेंटर्स के लिए कंपाइल किया जाता है, ये याद रखिएगा आप इसमें। ऑल इंडिया CPI IW मार्च 2023 ये 0.6 पॉइंट्स इंक्रीज हुआ है और कितना रहा? 133.3। अगर हम मंथ के हिसाब से देखें परसेंटेज में कितना चेंज हुआ है तो 0.45% चेंज हुआ है यदि हम पिछले महीने से इसको कंपेयर करें। सेंट्रल लेवल पर अहमदाबाद में मैक्सिमम इंक्रीज देखने के लिए मिला है 3.3 पॉइंट्स का, उसके बाद जमशेदपुर फिर गुरुग्राम। हु रिसेंटली बिकम्स बोल लीजिए या फिर हु रिसेंटली बिकेम फर्स्ट इंडियन इन 6 years टू फिनिश ऑन पोडियम इन ब्रिटिश F4 चैंपियनशिप। हाल ही में ब्रिटिश F4 चैंपियनशिप में पोडियम पर फिनिश करने वाले 4 साल में पहले भारतीय कौन बने हैं? सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा, ZN पैरात। देखिए यंग इंडियन रेसर हैं ZN पैरात, ये शिलोंग मेघालय से हैं और अर्जेंटीन मोटर स्पोर्ट जो टीम है उसके लिए ड्राइविंग करते हैं। इन्होंने हाल ही में रॉकेट ब्रिटिश F4 चैंपियनशिप पे पोडियम पोजीशन प्राप्त की। पोडियम का मतलब होता है कुछ खेलों में टॉप 3 में आते हैं। देखा ना आपने, वो पोडियम पर खड़े रहते हैं, पहले वाला थोड़ा ऊंचाई पे, फिर दूसरे वाला, फिर तीसरे वाला, तो उसी को पोडियम बोलते हैं, यानी कि पहली 3 पोजीशन आपने प्राप्त की है। इनसे पहले 2017 में कुश मैनी, ठीक है, इन्होंने ये पोजीशन प्राप्त की थी, तब ये सेकंड इंडियन बने हैं जिन्होंने इंटरनेशनल पोडियम प्राप्त किया है। विच टीम वॉन हीरो सुपर कप 2023 डिफीटिंग बेंगलुरु FC? किस टीम ने बेंगलुरु FC को हराकर हीरो सुपर लीग 2023 जीता है? सही आंसर ऑप्शन भी है उड़ीसा FC। देखिए उड़ीसा FC ने बेंगलुरु FC को 2-1 से हराकर हीरो सुपर कप 2023 फाइनल जीत लिया है EMS स्टेडियम कोझिकोड केरल में। डिएगो मोरिसियो ये मैन ऑफ द मैच रहे हैं। बाकी आपको जानना चाहिए जो 2023 का सुपर कप रहा, ये 3rd एडिशन रहा है सुपर कप का और हीरो मोटोकॉर्प द्वारा इसको स्पॉन्सर किया गया। स्पॉन्सर ही पूछ लेते हैं, कोई बड़ी प्रतियोगिता होती है तो। विच एजेंसी रिलीज्ड अ रिपोर्ट टाइटल्ड प्रमोटिंग मिलेट्स इन डाइट्स बेस्ट प्रैक्टिसेस अक्रॉस स्टेट्स यूटीज ऑफ इंडिया? किस एजेंसी ने भोजन में मिलेट्स को बढ़ावा देना भारत के राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों की सर्वोत्तम पहल शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की? ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन डी है नीति आयोग। अब एक बात याद रखिएगा, जहाँ पर भी आपको किसी भी क्वेश्चन में G20 दिख जाए या फिर मिलेट्स दिख जाए तो आपके कान खड़े हो जाने चाहिए। कान खड़े होने से मतलब है बिल्कुल ध्यान से कि हाँ मुझे अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि आप पूरे साल भर में जितने भी एग्ज़ाम देने वाले हैं 8, 9, 10 जितने भी, ठीक है, उनमें आपको मिलेट्स कहीं ना कहीं देखने के लिए मिलेगा, तो इसलिए अच्छे से पढ़ें मिलेट्स भी और G20 भी। जितने भी एग्ज़ाम होंगे आगे इस पूरे साल में उनमें आपको ये दोनों चीज़ें ज़रूर देखने के लिए मिलेंगी। तो मैं इसमें आपको पूरी डिटेल प्रोवाइड कराऊंगा, आप ध्यान से देखिएगा, अलग अलग सोर्सेज से मैंने कंपाइल किया है। तो नीति आयोग ने हाल ही में एक रिपोर्ट जारी की है जिसका टाइटल है प्रमोटिंग मिलेट्स इन डाइट्स बेस्ट प्रैक्टिसेस अक्रॉस स्टेट्स यूटीज ऑफ इंडिया। इस रिपोर्ट को रिलीज़ किया गया नीति आयोग वाइस चेयरमैन सुमन के बेरी द्वारा, किसकी उपस्थिति में? जो मेंबर हेल्थ डॉक्टर VK पॉल है, मेंबर एग्रीकल्चर डॉक्टर रमेश चंद और CEO BVR सुब्रमण्यम, इनके द्वारा। देखिए इस रिपोर्ट में क्या बताया गया है, जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं और जो स्टेट की ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके द्वारा मिलेट से संबंधित कई तरह की स्कीम चलाई जा रही हैं और कई तरह की इनोवेटिव प्रैक्टिसेस भी चलाई जा रही हैं, तो उन्हीं को इस रिपोर्ट में बताया गया है, प्रेजेंट किया गया है। इस रिपोर्ट में तीन थीम दिए गए हैं, स्टेट मिशंस एंड इनिशिएटिव्स टू प्रमोट मिलेट्स। स्टेट के क्या इनिशिएटिव्स रहे हैं मिलेट से संबंधित, इंक्लूजन ऑफ मिलेट्स इन ICDS, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड यूज ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर इनोवेटिव प्रैक्टिसेस। अब देखिएगा यहाँ से महत्वपूर्ण है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मिलेट्स को
न्यूट्री सीरियल्स डिक्लेयर किया था 10/4/2018 को, ये आप याद रखिएगा। दूसरी बात है, हमने 2018 में नेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स मनाया था। आपको बता दें भारत में जो मिलेट्स हैं प्राइमरीली खरीफ क्रॉप होती हैं, वाटर बहुत कम यूज़ होता है और एग्रीकल्चर इनपुट्स भी काफ़ी कम यहाँ पर लगता है अगर हम और क्रॉप से कंपेयर करें। मिलेट्स सुपर फूड्स होते हैं। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की बात करें, प्रोटीन्स एंड फैट्स इनमें भी रीच होते हैं। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की बात करें लाइक आयरन एंड कैल्शियम, इसमें भी रीच होते हैं। विटामिन और मिनरल डेफिशिएंसीज की वजह से यदि हमें कोई रोग होता है तो उससे भी बचाव करते हैं। फाइबर में रीच होते हैं, ग्लूटेन फ्री होते हैं और लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स इनका होता है, जिसके कारण आपका जो ब्लड शुगर है उस पर कम इम्पैक्ट पड़ता है। मिलेट्स को मिरेकल ग्रेन्स भी बोलते हैं या क्रॉप्स ऑफ द फ्यूचर भी बोला जाता है। आपको बता दें भारत में कॉमनली 9 तरह के मिलेट्स प्रोड्यूस किए जाते हैं। भारत लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है और 5th लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है मिलेट्स का पूरे वर्ल्ड में। हालांकि कुछ रिपोर्ट्स में भी देखा गया कि भारत अब 2nd लार्जेस्ट एक्सपोर्टर बन गया है, पर इस रिपोर्ट में 5th लार्जेस्ट एक्सपोर्टर बताया गया है और लार्जेस्ट प्रोड्यूसर तो हम है ही। अगर हम मेजर मिलेट्स प्रोड्यूसिंग स्टेट्स की बात करें हमारे देश में तो राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना है। एशिया एंड अफ्रीका ये मेजर प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन सेंटर है पूरे वर्ल्ड में अगर हम मिलेट क्रॉप्स की बात करें। इंडिया, नाइजर, सूडान एंड नाइजीरिया ये मेजर मिलेट प्रोड्यूसर कंट्रीज़ हैं, ये आप याद रखिएगा। अब देखिए इसी रिपोर्ट में जो नीति आयोग की रिपोर्ट है इसमें एक इस तरह का भी एक इंडेक्स टाइप बना हुआ था जिसमें बताया गया किस साल हमने मिलेट से संबंधित क्या इनिशिएटिव लिए। जैसे आप देखिए 2018 के सामने लिखा है मिलेट्स ऑफिशियली डिक्लेयर्ड एज न्यूट्री सीरियल्स। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिक्लेयर्ड 2018 एज द नेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स। और देखिए यहाँ पर यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली हैज़ अप्रूव्ड एंड डिक्लेयर्ड 2023 टू बी ऑब्जर्व्ड एज द इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स। तो ये 3 महत्वपूर्ण कार्य किए गए, 2 किए गए 2018 में, 1 किया गया 2021 में। तो ये आप देख लेंगे, ठीक है। कोई भी एग्ज़ाम हो, पीसीएस खास करके उत्तराखंड पीसीएस है, उत्तर प्रदेश पीसीएस हो, या फिर आपका आरबीआई ग्रेड बी का एग्ज़ाम आने वाला है, वहाँ पर इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं मिलेट से संबंधित, ठीक है। और एक्सपोर्ट इंपोर्ट से संबंधित क्वेश्चन पूछ लेते हैं बैंकिंग एग्ज़ाम में भी। तो यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, इसलिए आप इसको डिटेल में पढ़िएगा। प्रीवियस असाइनमेंट क्वेश्चन के आंसर अब हम देखेंगे। नेम द पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ब्लिंकिट जोमेटो। एज पर इंडियाज फर्स्ट वाटर बॉडी सेंसस विच स्टेट हैज़ द हाइएस्ट नंबर ऑफ टैंक्स? आंध्र प्रदेश। एज पर इंडियाज फर्स्ट वाटर बॉडी सेंसस विच स्टेट हैज़ द हाइएस्ट नंबर ऑफ लेक्स? तमिलनाडु। एज पर इंडियाज फर्स्ट वाटर बॉडी सेंसस विच स्टेट हैज़ द हाइएस्ट नंबर ऑफ ponds एंड रिजर्वायर्स? वेस्ट बंगाल। एज पर इंडियाज फर्स्ट वाटर बॉडी सेंसस विच स्टेट लीड्स इन वाटर कंजर्वेशन स्कीम्स? महाराष्ट्र। आप में से कई स्टूडेंट्स ने बिल्कुल सही आंसर किया है। इसी तरह से पार्टिसिपेट करते रहिए और चैनल को आगे बढ़ाते रहिए। तो हम CDS का जो एग्ज़ाम हुआ अप्रैल के महीने में उसमें पूछे गए क्वेश्चंस देख रहे हैं और आज भी 2 क्वेश्चन हम देखेंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट्स हैज़ द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन? काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, आ रहा है कई सालों से। आंसर गुजरात है। दूसरा क्वेश्चन देखिए कितना प्यारा है। द थीम ऑफ इंडियाज G20 प्रेसिडेंसी वसुधैव कुटुंबकम और वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर इज ड्रॉन फ्रॉम द महापुराण, महाउपनिषद, ऋग्वेदा या फिर स्मृति? क्वेश्चन में पूछ रहे हैं कि G20 प्रेसिडेंसी का जो हमारा थीम है, जो विषय है वसुधैव कुटुंबकम या फिर एक पृथ्वी, एक कुटुंब, एक भविष्य, ये कहाँ से लिया गया है? तो सही आंसर ऑप्शन बी है, महाउपनिषद। अपनी पीडीएफ में देखिएगा, जब हमने इसको डिटेल में पढ़ा था ना G20 सबमिट के बारे में, तो मैंने वहाँ पर आपको बताया था ये कि महाउपनिषद से लिया गया है, ठीक है। तो अब देखिए G20 आपको एग्ज़ाम में देखने के लिए मिलता ही रहेगा। तो कितना अच्छा क्वेश्चन है ये, नोट कर लीजिएगा। यहाँ भी देख सकते हैं वसुधैव कुटुंबकम इज अ संस्कृत फ्रेज फाउंड इन द हिंदू टेक्स्ट सच एज महाउपनिषद विच मीन्स द वर्ड इज वन फैमिली, यानी कि वसुधैव कुटुंबकम। आज के असाइनमेंट क्वेश्चन हम देखेंगे। विच मिनिस्ट्री लॉन्च्ड सिटी ब्यूटी कंपटीशन पोर्टल? विच इंडियन स्टेट इज ऑन ट्रैक टू बी द फर्स्ट विद 100% इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स? हु हैज़ बिकम द सेकंड फास्टेस्ट एशियन बैट्समैन टू स्कोर 12,000 रन्स इन इंटरनेशनल क्रिकेट? पहले 4th क्वेश्चन देख लेते हैं। द पेपर करंटली बीइंग यूज्ड फॉर प्रिंटिंग ऑफ
बैंक नोट्स इन इंडिया इज़ मेड बाय यूजिंग व्हाट परसेंट कॉटन। ठीक है, जो पेपर हमारे यहाँ यूज़ हो रहा है बैंक नोट्स प्रिंट करने के लिए भारत में, कितने प्रतिशत कॉटन से बनता है? 50% कॉटन, 60%, 90% या 100% कॉटन, ये आपको बताना है। Who inaugurated the summit on farm machinery technology organized by Confederation of Indian Industry and Tractor and Mechanization Association? देखिए जो ये फोर्थ क्वेश्चन है ना, ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। करेंसी के बारे में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में, और ये वाला पॉइंट अभी तक एग्जाम में पूछा नहीं गया है जहाँ तक मुझे पता है। आरबीआई की वेबसाइट खोलेंगे, वहाँ पर नीचे आएंगे आरबीआई की वेबसाइट में, तो फैक्ट्स नाम से एक आपको कॉलम मिलेगा फैक्ट्स, उस पर क्लिक करेंगे तो कई सारे टॉपिक्स आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। एनबीएफसी से संबंधित बेसिक जानकारी चाहिए, इंडियन करेंसी से संबंधित आपको जानकारी चाहिए, है ना, और कई सारे यूपीआई से संबंधित जानकारी चाहिए। बेसिक पॉइंट जो होते हैं वो आपको मिल जाएंगे। आरबीआई की साइट पर ही पूरे नोट्स पड़े हुए हैं, और अच्छे से, ऐसे नहीं कि कुछ भी, अच्छे से प्रॉपर तरीके से क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में, एक क्वेश्चन फिर आंसर, फिर क्वेश्चन फिर आंसर, इस तरह से, ऐसे नहीं कि पूरा एक निबंध ही लिखा हुआ है। तो वहाँ पर आप करेंसी के बारे में कंप्लीट जानकारी ले सकते हैं, एनबीएफसी के बारे में जान सकते हैं, माइक्रो फाइनेंस के बारे में जान सकते हैं। यही तो क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे एग्ज़ाम में। चलिए, इन क्वेश्चंस का आंसर आप कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। साथ ही करंट अफेयर्स फंडा को आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विज़ हम आप सभी के लिए डालते रहते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर हमारे करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है, इसको आप जरूर देखें। अपने दोस्तों के साथ, फेलो स्टूडेंट के साथ हमारे करंट अफेयर्स को शेयर जरूर करें। आज का ये सेशन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। थैंक यू गाइस।